एक घमंडी राजकुमारी की कहानी। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी से आपको बहुत सुंदर सबक मिलने वाला है। जिनके बेटा और बेटियां अक्सर उद्दंड होते हैं, उन्हें यह कहानी जरूर ध्यान से सुननी चाहिए कि आखिर क्या कारण होता है कि बेटा और बेटी बिगड़ जाते हैं और उन्हें सही रास्ते पर किस तरह लाया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को पूरा जरूर सुनते हैं। चक्रधर नगरी में एक प्रभात सेन नाम का राजा रहता था, जिसकी एक बहुत सुंदर कन्या थी। नाम था प्रभावती। उसे अपने ऊपर अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड था। माँ बाप की शुरू से ही लाडली रही थी, इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता के साथ खेली कूदी और बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वो एक राजकन्या है। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। कहते हैं, बेटा हो या बेटी, अधिक स्वतंत्रता अक्सर उन्हें बिगाड़ देती है, और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान माता पिता का ही रहता है। बच्चे यदि मनमानी करने लगे तो माँ बाप को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। जरूरत पड़े तो डांट फटकार भी लगानी चाहिए। और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा, उनकी हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रखी होगी, उन्हें आदर्शों का पाठ पढ़ाया होगा, उन्हें संस्कारों से सींचा होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो उनके तरुण होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते। अब तो आपका समझाना भी उनके लिए तीखे बाणों की तरह चुभेगा। वो आपके बस से बाहर हो जाएंगे। और कहते हैं, युवा अवस्था, धन, प्रभुत्व और विचारहीनता, इन चारों में प्रत्येक अनर्थ का कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति में ये चारों हों तो फिर उसका पतन निश्चित है। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी संतान के आचार विचार तथा व्यवहार पर सतर्क दृष्टि बनाए रखें। राजा प्रभात सेन की कन्या अपने दुष्ट स्वभाववश यदि कोई उसके लिए रिश्ता आता तो वो उसे लौटा देती थी। न जाने कितने रिश्ते आए और उसने सबको अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाते हुए वहां से वापस कर दिया। राजा भी बेटी की इन हरकतों से बहुत तंग आ चुका था। एक दिन राजा ने अपने यहां एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगह के राजकुमार, राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा सूर सामंत पंक्ति बनाकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी प्रभावती हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में पधारी। प्रभावती अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमारों को गौर से देखती हुई आगे को बढ़ने लगी। वो जिस राजकुमार के सामने पहुंचती थी, उसी की किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ाती और आगे बढ़ जाती। सभा के बीच राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर वे राजकुमार राजसभा से उठकर चले जाते। इसी तरह राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सम्मुख पहुंची। वो उस मोटे राजकुमार की हंसी उड़ाती हुई अपनी सहेलियों से बोली, हे आली, देखो तो इन महाशय को, इनका डील डौल कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो। उसके शरीर की बनावट पर वो काफी देर तक हंसती रही। वो राजकुमार राजकुमारी की बातों से लज्जित होकर दरबार से चला गया। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंच गई। वो कुछ देखने में लंबा था। राजकुमारी ने अपने कटु शब्दों से उसे भी खूब अपमानित किया। कहने लगी, देखो सहेली, ये तो कोई खम्मा मालूम पड़ता है। इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मसाल जलानी चाहिए। राजकुमारी के अपशब्दों से पीड़ित होकर वो भी दांती पीसता हुआ वहां से चला गया। दोस्तों, कोई राजा अधेड़ उम्र का था तो राजकुमारी उसे बूढ़ा कहकर चिढ़ाती। कोई गोरा होता तो राजकुमारी उसे सफेद चूहा कहकर बुलाती, उसका खूब मजाक उड़ाती। एक राजकुमार की तो काफी बड़ी दाढ़ी थी। उसे देखकर राजकुमारी ठट्टा मारकर हंसती हुई बोली, सहेली, हमारे पिता ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया है। इससे तो मेरी जूती भी विभा ना रचाए। दोस्तों, राजकुमारी उसके रंग रूप और दाढ़ी की खूब खिल्ली उड़ाती रही, परंतु उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के परिहास का तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वो राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था।
वो भी दरबार से उठकर चला गया। एक एक करके राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेइज्जत करके रिजेक्ट कर दिया। यह बात प्रभावती के पिता प्रभात सेन को बहुत बुरी लगी। राजा साहब सोचने लगे, इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए हमारे सारे मेहमानों को बेइज्जत किया है। इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में ये घोषणा कर दी कि भाइयों, मैं अपनी बेटी की ओछी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूं, पर आज मैं सबके सामने ये घोषणा करता हूं कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से ना करके किसी भिखारी के साथ करूंगा, जो रोज भीख मांगकर ही अपना पेट पालता हो। उसके साथ रहकर यह भी भीख मांगकर खाएगी तो इसे अपनी करनी पर पछतावा जरूर होगा। राजा की घोषणा सुनकर सारे दरबारियों ने राजा की भूर भूर प्रशंसा की कि ऐसी असभ्य संस्कारी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वे सब राजकुमार राजा के दरबार से उठकर चले गए। अभी स्वयंवर सभा में कुछ मेहमान लोग उपस्थित थे। तभी वहां से एक गाता हुआ भिखारी गुजरा। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकरों को भेजकर उसे अपने दरबार में बुलवा लिया। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र पहने था, लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, हम तुम्हें इनाम के रूप में अपनी बेटी सौंप रहे हैं। आज से ये तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे भी रूखा सूखा बन पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। मित्रों, अपने पिता प्रभात सेन का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर प्रभावती बहुत दुखी थी कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार किया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसलिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब आज से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है, इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया, इसका साथ छोड़ा, तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। दोस्तों, राजा ने प्रभावती का विवाह भिखारी से करने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। प्रभावती रोती चिल्लाती, छाती पीटती हुई भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे लेकर खुशी खुशी एक दूसरे शहर में पहुंच गया। दूसरे शहर में पहुंचने पर राजकुमारी ने देखा कि एक बहुत बड़ा आखेट स्थल है। प्रभावती ने उस भिखारी से पूछा कि यह आखेट स्थल किसका है। तो भिखारी ने उत्तर दिया कि हे राजकुमारी, मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि यह आखेट स्थल उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। पर आपका दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती से मैं भी आपको उसी दाढ़ी वाले की तरह लंबी दाढ़ी वाला मिला हूं। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज ये आखेट स्थल की तुम स्वयं मालकिन होती। पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं। अब तो तुम्हें मुझ भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। मित्रों, फिर कुछ दूर आगे चलने पर और सुंदर फल फूलों से लदा हुआ एक बाग दिखाई दिया। प्रभावती ने कहा, थोड़ी देर इस बाग में ठहर कर विश्राम कर लो। ये बाग किसका है? बड़ा ही सुंदर है। भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसका तुमने अपमान किया था। इसलिए अतिशीघ्र विश्राम करके यहां से निकल चलो, वरना वो दाढ़ी वाले को पता चल गया तो हमें अपमानित करके भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर भी लेती तो ये बाग भी तुम्हारा होता और मुझ भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता। पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहां ले आया है। मित्रों, इस प्रकार वे बातें करते हुए आगे को बढ़ते चले गए। कुछ दूर आगे जाने पर वे एक बहुत सुंदर शहर में पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे वो शहर किसी राजा की राजधानी हो। प्रभावती ने पूछा, ये शहर किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, ये शहर मेरी नजर से तो एक राजा का है, पर आपकी नजर से तो ये शहर उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस शहर की मालकिन होती, हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करते होते, पर तुमने अपने रूप के घमंड में आकर अपनी किस्मत फोड़ ली।
और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में ढकेल दिया। पर अब क्या होना है, जो होना था सो हो गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। सोचने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने प्रभावती के मुख से ऐसी बातें सुनकर नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी खबरदार, जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी। अब तो तुम मेरी स्त्री हो और मैं ही तुम्हारा पति। अब महलों के सपने छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना चाहिए। मित्रों, इतना कहकर भिखारी उसे अपनी झोपड़ी के अंदर ले गया, जो शहर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी। झोपड़ी देखकर प्रभावती को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगी, ये कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इसमें रहकर मेरी दम घुटेगी। मैं बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूं, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे हो सकेगा? भिखारी बोला, राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। प्रभावती ने पूछा कि यहां पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है? झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी ने कहा, हे राजकुमारी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूं, ना कोई राजा का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूं जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूं। मैं तो नौकर चाकरों से भी बहुत गया गुजरा हूं। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो, अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। चलते चलते मैं थक चुका हूं। दोस्तों, प्रभावती भला खाना बनाना तो जानती नहीं थी, इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 2-4 दिन इसी तरह से बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वो भी खत्म हो गया। भिखारी बोला, प्रिय, अब खाने को तो कुछ बचा नहीं। जो कुछ मैं मांग कर रख गया था वो सब खत्म हो चुका है। आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाता हूं, तुम उनसे टोकरियां बुन लेना। टोकरियों को बाजार में बेचकर हम राशन खरीद लेंगे। अब तो भिखारी जंगल में गया और कुछ लकड़ियां काट लाया। प्रभावती ने उन लकड़ियों से टोकरी बुनना शुरू कर दिया। इससे पहले उसने कभी इस तरह का काम नहीं किया था। टोकरियां बुनते बुनते उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। उसकी उंगलियों से रक्त बहने लगा। भिखारी ने कहा, प्रभावती, मुझे लगता है कि यह काम तुमसे नहीं होगा। मैं ये टोकरियां बाजार में बेचकर बाजार से सूत ले आऊंगा, तुम उससे कपड़े बुनती रहना। अब तो भिखारी ने सूत लाकर दे दिया। राजकुमारी से कपड़े बुनने का काम भी नहीं हो पाया। भिखारी ने फिर कहा, अरे, तुमसे ये काम भी नहीं हुआ, तुम तो बड़ी बेकार हो। तुमसे कोई काम ठीक से हो ही नहीं पा रहा है। सोचो, अगर तुम करोगी नहीं तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा? तुमसे शादी करके तो मैं बर्बाद हो गया। भिखारी की डांट फटकार सुनकर राजकुमारी रोने लगी। अब तो भिखारी को उस पर कुछ तरस आया। उसने कहा, देखो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बने बनाए मिट्टी के बर्तन लाकर देता हूं, तुम उन्हें बाजार में बेचकर आना। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं बर्तन बाजार में बेचने जाऊंगी? अगर मुझे किसी ने बर्तन बेचते देखकर पहचान लिया तो वे मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे, मुझे बहुत लाज लगेगी। भिखारी बोला, काहे की लाज? अब तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वो तुमसे बाजार में बर्तन बिकवाता। अब अगर लाज ही देखनी है तो फिर भूखन मरो। दोस्तों, मजबूर होकर राजकुमारी बाजार में बर्तन बेचने चली गई। एक सड़क किनारे बर्तन रखकर बैठ जाती है और दिन भर बर्तन बेचती रहती है। धीरे धीरे उसके बर्तन खूब बिकने लगे। कुछ दयावान लोग एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखा तो दयाबस उससे कुछ न कुछ बर्तन खरीद ले जाते थे। भिखारी उसे बर्तन लाकर देता रहता था। एक दिन तो जब वो सड़क पर बैठी बर्तन बेच रही थी, तभी वहां एक हट्टा कट्टा सिपाही आता है और उसने लात मारकर उसके सारे बर्तन इधर उधर फैला दिए और बोला, खबरदार, जो रास्ता घेर कर बर्तन लगाए तो।
उसके कुछ बर्तन फूट भी गए थे। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने उसके बर्तन लात मारकर फोड़ डाले। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम बीच रास्ता घेर कर दुकान लगाओगी तो सिपाही तो बर्तन फोड़ेगा ही। तुम्हारी वजह से राहगीरों को वहां से निकलने में तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे यह भी काम ठीक से नहीं होगा। तुम्हें कोई काम बताओ तो तुमसे ठीक से होता ही नहीं। अब मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश कर आऊंगा। भिखारी गया और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहां रसोइये का काम तलाश आया और प्रभावती से कहा कि मैंने तुम्हारे काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम राज कर्मचारी की रसोई में जाया करोगे और वहां के रसोइये के साथ मिलकर खाना बनाना है। वहां से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। मित्रों, इस प्रकार वो घमंडी राजकुमारी रसोइये की मददगार बनकर काम करने लगी। वो सुबह से शाम तक रसोइये के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह अब दोनों की जिंदगी कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन की बात, प्रभावती रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां के राजा के महल का कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया हुआ था। बड़े बड़े मेहमान जुड़ रहे थे। नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। राजकुमारी वो सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि काश मैं भी इतनी उद्दंड नहीं होती तो मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। वो वहां खड़ी खड़ी सोच रही थी। तभी वहां दो दासियां आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली जाती हैं। राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। अभी वो दरवाजे से निकली ही थी, तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वो वहां का राजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वो डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वो राजा वही दाढ़ी वाला था जिसका प्रभावती ने अपने यहाँ दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वो उसे उसका हाथ पकड़कर प्रांगण में लेकर पहुंचा, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। वहां की भव्यता देखकर राजकुमारी के घबराहट में हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर उधर फैल गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान ये देखकर जोर जोर से हंस पड़े। अपने ऊपर सबको हंसता देखकर प्रभावती आत्मग्लानि से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहां सम्मानित करने के लिए लाया हूं। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूं जिसने तुम्हारे बर्तन फोड़े थे। मैं ही यहाँ का राजा हूं और वही दाढ़ी वाला बकरा हूं। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। मैंने भिखारी बनकर तो तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं। अब मैं तुमसे ससम्मान विवाह रचाऊंगा। मित्रों, सुनकर राजकुमारी को भारी प्रसन्नता हुई। खुशी में उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। दासियां आईं और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजा लाईं। दरबार में प्रभावती के माता पिता भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमानों की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा गुरूर उतर चुका था। वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का सलीका सीख लिया था। अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उसके लिए बहुत कष्टदायी होते हैं। हमें अपने ऊपर किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब भी कभी अभिमान हो तुम्हें उसका सबक मिल सके। दोस्तों, इस प्रकार राजकुमारी उसी दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीवन बिताने लगी।
मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।